फीडे विश्व कप सेमीफाइनल के तीसरे टाई ब्रेक के पहले मुकाबले में कोनेरू हम्पी यहां पर लेई टिंगजे के सामने हैं। एक बार फिर से स्कोर बराबर है। पिछले टाई ब्रेक में पहला मैच हारने के बाद हम्पी ने दूसरा मैच जीत करके वापसी की है और अब तीसरे टाई ब्रेक में उनको सफ़ेद मोरों से ब्लिट्ज मुकाबले के साथ शुरुआत करनी है। ये आखिरी सेगमेंट होगा जो कि थोड़ा ज़्यादा टाई, जिसमें आप टाइम कंट्रोल कह सकते हैं, 5+3 है। इसके बाद भी अगर डिसीजन नहीं आया तो फिर ये जो टाई ब्रेक है वो 3+2 के टाई ब्रेक में एंटर कर जाएगा। देखना यह है कि पिछली जो जीत दर्ज की है हम्पी ने, उसके बाद ये कैसी शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जब कोई खिलाड़ी बढ़त बनाने के बाद हारता है तो वो थोड़ा दबाव में रहता है और लेई टिंगजे के ऊपर वो दबाव होगा, क्योंकि लेई टिंगजे ने बढ़त बना ली थी, सिर्फ ड्रॉ चाहिए था, लेकिन हम्पी ने वहाँ पर उनको हराया और बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए हराया। और इससे फ़र्क ये पड़ता है कि फिर आप दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि आपको वो दिमाग में वो बात घुसने लगती है कि आपने बढ़त कैसे खो दी। और यहाँ पर किसी भी मोमेंट पर ये मुकाबला शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर हम्पी के पास सफ़ेद मोहरे हैं और पिछले मैच काले मोहरों से जीतने के बाद निश्चित तौर पर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया होगा। और ये बहुत ही खास समय होता है। आप दोनों खिलाड़ियों के चेहरे देख सकते हैं कैसे वो अपने आप को फोकस में रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हे हैं। थोड़ा भी ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। बाहर से देखने में भले चीज़ें बड़ी आसान लग रही हों, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर जो चल रहा होता है वो तूफ़ान बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको शांत करना, खुद को संतुलन में लाना, खुद को फोकस में रखना, और बस एक बार वो खेल शुरू हो जाए तो फिर खिलाड़ी उस खेल में खो जाते हैं। लेकिन वो शुरुआत के पहले ही आपका फोकस बहुत ही अच्छे लेवल पर, बहुत ही अच्छे स्तर पर होना ज़रूरी है। और यहाँ पर घड़ी दबा दी है, शुरुआत हो गई है। हम्पी ने D4 से शुरुआत की है, D4 D5 C4 C6, एक बार फिर से स्लाव होता हुआ नाइट F3 नाइट F6, E3 खेल दिया है हम्पी ने। यहाँ पर E6, यहाँ पर बिशप D3। पिछले मैच में यहाँ पे एक चीज़ है कि हम्पी को एक और चीज़ देखनी होगी कि एक्सचेंज वेरिएशन के लिए ना जाएं उनको, क्योंकि पिछले जब भी उन्होंने एक्सचेंज वेरिएशन खेला है लगातार सफ़ेद मोहरों से उतनी सक्सेस मिली नहीं है। और हमने देखा है कि लेई टिंगजे ने बहुत अच्छे से उसका सामना किया है। तो अगर थोड़ा डिले करें मोहरों को, यस B3 वेरिएशन के लिए गई हैं, जो कि अच्छा संकेत है। यहाँ पर देखते हैं लेई टिंगजे अभी क्या जवाब देती हैं इस पोजीशन पे। और B3 का मतलब है कि हम अभी बोर्ड पर मोहरे रखना चाहते हैं। और यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि वो आइसोलेटेड पॉन का सेटअप जो है वो बनता है, सॉरी हैंगिंग पॉन का सेटअप बनता है। ये पॉन भी आते आते हैं और एक्सचेंज होते हैं और 2 पॉन रह जाते हैं। खैर यहाँ पर बिशप E7 खेलते हुए लेई टिंगजे, हम्पी ने बिशप B2 खेल दिया है। ये एक अच्छा तरीका होता है अगर आप वाइट पीसेस से बोर्ड पर मोहरे रखते हुए खेलना चाहते हैं, बजाय कि मोहरों की अदला बदली करके आप जाना चाहें। तो यहाँ पर B6 करते हुए मोस्ट प्रॉब्ली कभी ना कभी C5 जरूर खेलेंगे लेई टिंगजे, जो कि स्टैंडर्ड तरीका होता है ब्लैक से काले मोहरों से करने का या खेल इसको फेस करने का। नाइट D2 पर आता हुआ यहाँ पर तो हम्पी के चारों माइनर पीसेस जो है वो गेम पे आ चुके हैं। और कभी भी हम देख सकते हैं कैसलिंग होते हुए, ब्लैक ने कैसलिंग कर लिया यहाँ पर अपने राजा को सुरक्षित करते हुए यहाँ पर लेई टिंगजे। और अब हम्पी की चाल यहाँ पर देखते हैं कि हम्पी यहाँ पर जो है यहाँ पर जवाब देती है। नेचुरल मूव यहाँ पर उनकी तरफ से भी कैसल हो सकता है, ताकि आप अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लें यहाँ पर। और थोड़ा सा समय लेते हुए हम्पी इस चाल के लिए, यहाँ पर और भी कई वेरिएशन होते हैं। कई बार आप E4 करके ओपन करना चाहते हैं तो वो एक आइडिया हो सकता है। क्वीन E2 कई बार जो है वो आया जा सकता है, क्वीन C2 आया जा सकता है, और शायद इसी सब पर काम कर रही होंगी। लेकिन हम्पी ने फाइनली सोचने के बाद कैसल किया है और C5 फाइनली यहाँ पर आता हुआ लेई टिंगजे की तरफ से। और जैसा कि हम बोले थे, कभी कभी हमने जो देखा है यहाँ पर आपको 2 हैंगिंग पॉन का स्ट्रक्चर मिलता है वाइट की तरफ से, लेकिन उस पर भी आपको एक और चीज़ देखनी रहती है कि आपके पीसेस काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हम्पी यहाँ पर एक और वेरिएशन मिक्स कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एक्सचेंज वेरिएशन खेला है। अब अगर वो एक्सचेंज वेरिएशन के लिए जाएं जाती हुई यहाँ पर, वो थोड़ा बेहतर स्थिति है, क्योंकि मोहरे निकल चुके हैं, बजाय कि शुरुआत में जब आप वैसा खेलते हैं। यहाँ पर नाइट D5 से मारा है। और अब हम्पी की अगली चाल यहाँ पर रुक C1 हो सकता है, यहाँ पर A3 हो सकता है, यहाँ पर क्वीन E2 हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पर कोनेरू हम्पी। और जैसा कि एक आपको B4 स्क्वायर का भी ध्यान रखना होता है। कई बार आप रुक C1 भी पहले आ जाते हैं, ताकि नाइट B4 आए तो बिशप B1 पर पीछे खींचा जा सके। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर फिलहाल नाइट B4 का उतना थ्रेट नहीं है, क्योंकि बिशप E4 आ सकता है अभी तो विद द टेम्पो। तो क्वीन E2 खेला है कोनेरू हम्पी ने, क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी नाइट B4 का थ्रेट नहीं है, क्योंकि बिशप यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा रुक के ऊपर और बिशप के पास जगह है। तो
अब देखते हैं कि यहाँ से कैसे कंटिन्यू करती हैं क्वीन E2 के बाद लेटिंग जे। बिशप निकालना होगा उनको अपना लाइट कलर का, और जो नेचुरल मूव है वो बिशप B7 नज़र आता है यहाँ पर, ताकि आप अपना आखिरी पीस जो है उसको भी गेम पे लेकर के आ जाएं। तो सोचते हुए यहाँ पर, और फिलहाल जो टाइम यूज़ किया है हम्पी ने, थोड़ा ज़्यादा टाइम यूज़ किया है, 1.5 मिनट के आसपास यूज़ कर लिया है उन्होंने, 1 मिनट 18 सेकंड के आसपास यूज़ कर लिया है, और 3 सेकंड के अतिरिक्त अगर हम गिन लें तो यहाँ पर बिशप B7 फाइनली खेलते हुए लेटिंग जे। हम्पी ने कर दिया है A3, और वो B4 का जो स्क्वायर है अब उसको कंट्रोल कर लिया। जैसा मैं बोल रहा था, नाइट B4 अगर आया तो अब बिशप E4 का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिशप B7 निकल चुका है, या तो फिर एक्सचेंज करना होगा। तो यहाँ पर आप D4 पर एक्सचेंज करते हुए लेटिंग जे, और हम्पी भी डेफिनेटली नाइट से मारना चाहेंगी, पॉन से नहीं, ताकि ये बिशप जो है वो ओपन रहे। हम्पी ने नाइट D4 मार दिया यहाँ पर, और लेटिंग जे ने खेला है नाइट C5। हमने कई बार देखा यहाँ पर, थोड़ा सा ये है कि ये जो बिशप है इसको आप कहाँ पर रखेंगे, तो ओनली मूव है कि बिशप C2 रखना पड़ेगा, और फिर आप बाद में B4 करके इस नाइट को पीछे भेज सकते हैं, क्योंकि बिशप को फिलहाल आपको बोर्ड पर रखना ज़रूरी है, और फिलहाल B3 का पॉन भी आपको सपोर्ट पर रखना है। तो यहाँ पर बिशप शायद C2 खेलना पड़ेगा। बट अगर हम देखें नाइट C5 का आना यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक के लिए एक अच्छी चाल हो सकती है। तो क्या हम्पी बिशप C2 खींचेंगी यहाँ पर पीछे, क्योंकि वही एक चाल लग रही है। तो बट शायद कैलकुलेट कर रही होंगी, क्योंकि जैसे ही आप बिशप पीछे खींचेंगे यहाँ पर, ये बिशप आप पे अटैक करेगा, और फिर आपको नाइट C4 से डिफेंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर रुक आ सकता है। तो उसके पहले आपके पास हालांकि B4 मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेना जो है वो ज़रूरी है। बिशप C2 खेल दिया है यहाँ पर कोनेरू हम्पी ने बिशप C2 खेल दिया है। जो नेचुरल मूव है ब्लैक की तरफ से, बिशप A6 दिखता है ताकि आप अटैक करें। बिशप A6, और यहाँ पर फोर्स मूव है नाइट C4, कोई और चाल है ही नहीं, तो वो खेलना ही पड़ेगी नाइट C4, अदरवाइज़ तो एक्सचेंज चला जाएगा। तो ज़रूरी है कि नाइट जो है वो इसको आप बेहतर स्थिति में ले करके जाएँ, और कोई चाल तो है नहीं। यस, नाइट C4 बोर्ड पर आता हुआ। और अब देखना यह है कि क्या यहाँ पर ब्लैक रुक C8 से कंटिन्यू करेगा। बट अगर ब्लैक रुक C8 करता भी है तो वाइट के पास भी एक मौका मिलेगा। यहाँ पर रुक C8 खेल दिया है यहाँ पर उन्होंने, और तो अभी मेरे ख्याल से वाइट को भी एक मौका मिलेगा इस रुक को हटाने का। यस, रुक FD1 हटा लिया उन्होंने, और अब अगली चाल में B4 आने के लिए तैयार है ज़रूरत पड़ने पर। इवन क्वीन को भी हटाया जा सकता है किसी मोमेंट पर। बट देखते हैं कि यहाँ पर लेटिंग जे जो है वो कैसे गेम को कंटिन्यू करती हैं। यहाँ पर नाइट A4 भी एक ऑप्शन हो सकता है, जो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन है, वो भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। नाइट A4 बोर्ड पर आ सकता है, और पोजीशन को जो है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड हो सकते हैं उसमें काफ़ी। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि लेटिंग जे चाहेंगी कि अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाए ब्लैक पीसेस से, तो उनके पास अगले मैच में जो है सफ़ेद मोहरों से दबाव बनाने का एक मौका रहेगा। तो शायद वो ये भी सोचते हुए आगे बढ़ सकती हैं कि अगर इस मैच को ड्रॉ करा लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ भी देख सकती हैं। और एक और अच्छी चाल है, वो है बिशप F6 पर आ सकता है। तो ये एक एक्चुअली में जो सबसे अच्छी चालों में से एक है, वो है बिशप F6 पर आना। पर देखना है कि लेटिंग जे यहाँ पर क्या जवाब देती हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में, कैसे वो रिस्पॉन्ड करती हैं, और कौन से मोहरे को वो ठीक करना चाहेंगी यहाँ पर। और ज़रूर एक चीज़ और देखने की है कि जब आप बिशप F6 रखते हैं तो B4 भी बोर्ड पर आता है। तो सब कुछ कैलकुलेट तो करना होगा यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोजीशन में लेटिंग जे, समय लेती हुई बोर्ड पर। और उनका जो समय है अब हम्पी से कम हो गया है, जो कि उनसे करीब 1 मिनट से भी ज़्यादा था एक्चुअली में। अब वो हम्पी से भी कम होता हुआ उनका समय यहाँ पर। आपको बता दें कि लेटिंग जे इस समय अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में विश्व की नंबर 3 खिलाड़ी हैं हु इफान, और सॉरी नंबर 2 खिलाड़ी हैं। उन्होंने जू वेंजुन को भी लाइव रेटिंग में जो है पीछे छोड़ दिया है। और नंबर 2 खिलाड़ी हैं विश्व की कोनेरू हम्पी, जो है उनका नंबर 4 या नंबर 5 पे आ रहा है। हालांकि सबकी रेटिंग में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, अभी 10-15 पॉइंट का। यहाँ पर नाइट A4 खेला है उन्होंने, जो कि बहुत अच्छी चाल नहीं है। यहाँ पर नाइट इंटू E6 आ रहा है बोर्ड पर। नाइट इंटू E6 अगर हम्पी खेलती हैं तो स्पॉट पे गेम खत्म हो सकता है। नाइट E6, FE6 और क्वीन H5 आ रहा है यहाँ पर हम्पी ने ऐसा नहीं किया है। हम्पी ने पॉन इंटू A4 मार दिया है और बिशप C4 खेल दिया है यहाँ पर पोजीशन में। तो
वाइट ठीक है, लेकिन ब्लैक को वापसी का मौका मिल गया है। क्वीन जी4 पर जाते हुए कोनेरू हम्पी का निश्चित तौर पर आप दबाव डालने की कोशिश करेंगे और नाइट ई6 के कुछ थ्रेट बोर्ड पर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक जीवन दान तो मिला यहाँ पर लेई टिंगजे को। एक बार तो कम से कम जो है वो फिलहाल बचते हुए बोर्ड पर। और ये याद रखिए दोस्तों, विश्व कप का सेमीफाइनल है, दबाव बहुत ज़्यादा है और खिलाड़ियों से कई बार गलतियां होती हैं। और ये इसीलिए नहीं कि खिलाड़ी ने जानबूझ के कोई गलती की या आकलन नहीं किया, ये दबाव के कारण आपका जो दिमाग है, और आप एक लंबी शतरंज खेल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं, दिमाग भी कभी कभी जो है वो एक थकान के बाद सोचना बंद कर देता है। तो बाहर से देखने में ज़रूर हमको ये लगता है अच्छा ये चाल कैसे नहीं चली, लेकिन खिलाड़ी इतनी बुरी तरह थक चुके होते हैं कि वहाँ पर उनका दिमाग जो है वो साथ देना, उतने अच्छे से कैलकुलेट करना वो बंद कर देता है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है ये सारे खिलाड़ियों पे लागू होती है, सारे स्पोर्ट्स पर लागू होती है। और इसीलिए हमने देखा है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी जो है, बड़े से बड़े खिलाड़ी जो है वो मैसी गोल करने से चूक जाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर जो है साधारण सा शॉट मारने से चूक जाते हैं, तो एक साधारण सा कैच खिलाड़ी छोड़ देते। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पर नाइट F6 पीछे गई है एक बार फिर से, ये बहुत अच्छी चाल नहीं है क्योंकि एक थ्रेड क्रिएट हो रहा है अभी। क्वीन अगर H4 पे जाता है, उसके बाद नाइट E6, फिर बिशप F6 और फिर चेकमेट लग सकती है H7 पे। तो ये भी कोई अच्छी चाल नहीं है नाइट F6 जो कि खेली है यहाँ पर लेई टिंगजे ने। और क्या हम्पी यहाँ पर सही चाल जो है वो खोज पाएंगी? क्वीन H4 इंपॉर्टेंट भी इसीलिए है कि कभी भी जब ये नाइट E6 का थ्रेट आएगा और अपोनेंट क्वीन हटता है, तो जब भी ये नाइट हटेगा तो ये बिशप भी हैंगिंग रहेगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर दाव पे है। क्या कोनेरू हम्पी यहाँ पर क्वीन H4 मूव जो है वो खेलती हैं? लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपके पास समय नहीं होता है, आपको सटीक कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में वहाँ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि नाइट के हटने पे क्वीन पे अटैक भी आएगा, तो वो भी आपको काउंट पे रखना है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आसान नहीं होती हैं कम टाइम में कैलकुलेट करने में। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम्पी जो है वो क्या चाल चलेंगी, क्या इस पोजीशन पे। तो उन्होंने क्वीन H3 खेला है। ओके, ये थ्रेट है सेम, लेकिन एक डिफरेंस है कि अब ये बिशप हैंगिंग नहीं रहेगा, मतलब ये नाइट ज़रूरत पड़ने पे हट सकता है। तो ये एक रिलीफ है इस पोजीशन पे। बट क्वीन को इन्होंने C7 खेला है, एक बार फिर से सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई। अब एक चीज़ जो करनी है, वाइट को इस बिशप को सपोर्ट में लगाना है, ताकि जब आप ये नाइट हटें यहाँ से, तो ये बिशप हट के सडनली इस बिशप पे कोई अटैक नहीं आया। नहीं तो यही तो बिशप है जो आपको सपोर्ट देगा मेट करने के लिए, तो उस बिशप पे सपोर्ट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे शायद बेस्ट मूव रुक के C1 हो सकता है। सपोर्ट लगा दीजिए एक बार बिशप को, और फिर सेम थ्रेट आप क्रिएट कर सकते हैं। नाइट B5 का थ्रेट है आपके पास, नाइट E6 का थ्रेट है, जो भी बेटर जो है वो सूट करे उस हिसाब से आप चाल चल सकते हैं। क्योंकि क्वीन कहीं ना कहीं वो फिर से रुक की लाइन में आ जाएगा और क्वीन को फिर से डिस्कवर अटैक का प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगी उसकी। कोनेरू हम्पी यहाँ पर समय देते हुए बोर्ड पर, टाइम उनका कम होता हुआ यहाँ पर काफ़ी, तो बहुत केयरफुल रहना होगा। क्योंकि एक बार आपका समय जो है वो 20-30 सेकंड के नीचे आया तो वो दिक्कत करता है। सिर्फ 12 सेकंड बचे थे कोनेरू हम्पी के पास और उन्होंने बड़े ही रिलैक्स तरीके से रुके C1 खेला। क्वीन को B7 हटे हैं यहाँ पर, और नाउ यहाँ पे नाइट B5 खेल दिया कोनेरू हम्पी ने। और ये नाइट B5 साधारण चाल नहीं है, क्योंकि बिशप जब आप F6 मारेंगे तो उसके बाद नाइट D6 आने लग जाएगा, तो यहाँ पर एक्सचेंज कम से कम मिल सकता है। G6 खेला है यहाँ पर, हम्पी ने खेल दिया बिशप F6, बिशप इंटू F6, नाइट D6, और इसके साथ ही कोनेरू हम्पी को एक्सचेंज मिल चुका है। इसका मतलब है कि कोनेरू हम्पी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ती हुई, क्वीन यहाँ पर खेला E6, नाइट C8, रुक C8, और ओ ब्लंडर, हम्पी ने एक्सचेंज वापस दे दिया, गलत जगह क्वीन रख दिया और वही थ्रेट लगाया था लेई टिंगजे ने। खैर एनीवे, हम्पी ने क्वीन खेल दिया F4, बिशप यहाँ पर E1, यहाँ पर रुक से ही मारना पड़ेगा, रुक E1, और रुक C2 आप आओगे तो क्वीन इंटू F6 आ रहा है। तो ये अब एक बार फिर से बराबरी का एंड गेम बन गया है। क्वीन E2 अंदर आए यहाँ पर, स्टिल आई थिंक क्वीन F6 पॉसिबल है। यहाँ पर क्वीन F6 मार दिया कोनेरू हम्पी ने, क्वीन इंटू C2, और क्या रुक से एक्सचेंज करेंगे या बोर्ड पर रुक को रखेंगी? ओके, क्वीन आते हुए D4 पे सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर। तो दोस्तों हमने कई बार देखा है ऐसे बराबर के मैच भी, जब दोनों के पास सेकंड्स बचते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्वीन C5, क्वीन D7, ब्लैक चाहता है ड्रॉ, हम्पी मना कर रही हैं एक्सचेंज करने से। रुक C7, क्वीन से चेक, किंग ऊपर, नाउ H3 करके जगह बना ली। हम्पी बोल रहे हैं हम तो लंबा मैच खेलेंगे, बैक रंग का प्रॉब्लम अभी है नहीं। क्वीन E7 एक बार फिर से एक्सचेंज के लिए, चेक, हम्पी ने मना किया, फिर से सामने रखा।
देखते हैं हम्पी क्या सोच रहे हैं यहाँ पर। सेकंड्स हैं उनके पास, क्वीन पीछे जाते हुए 5 सेकंड बचे थे। रुक आया है अंदर C3 पर। क्या हम्पी क्वीन साइड से कुछ पॉन स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं? क्वीन अंदर जाते हुए A7 के पॉन पर हमला, और रुक इंटू A3 यहाँ पे मार लिया है। हम्पी ने मार लिया है क्वीन इंटू A7 और ज़रूर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। रुक A2, हम्पी ने रुक F1 करके F2 के पॉन को बचाया। उन्होंने खेला B5। यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉन को कंटिन्यू आगे बढ़ने का, A5। इनके पास B पॉन, उनके पास A पॉन। इंटरेस्टिंग गेम होता हुआ, और अभी भी कोनेरू हम्पी फाइट कर रही हैं। वो ड्रॉ नहीं करना चाहती हैं, वो इंटेंशन बता चुकी हैं। रुक क्वीन पीछे जाते हुए यहाँ पर D8 पर हम्पी ने खेल दिया रुक C1। 1 सेकंड बचा था, बहुत समय खत्म हो गया था समझ लीजिए। क्वीन अंदर, एक बार फिर से रुक पीछे, क्वीन इंटू पॉन यहाँ पर मार दिया। हम्पी ने खेला क्वीन से चेक, क्वीन पीछे। ओ हो, यहाँ पर एक पॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर लेट इंजे के पास, लेकिन यहाँ पर क्वीन अंदर, रुक C7, रुक से चेक, किंग H2, रुक A6। ओ ब्लंडर है ये, क्योंकि क्वीन D7 आ रहा है अंदर, और सिर्फ अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ तो मेट ही लग गई। क्वीन ही मर गया यहाँ पर, क्वीन मर गया यहाँ पर। कोनेरू हम्पी की चाल लग गई यहाँ पर, क्वीन मिल गया उनको यहाँ पर, बैक रैंक पे फंस गई यहाँ पर। ओ लेटिंग जे के लिए दुखदाई क्षण रहेगा। कोनेरू हम्पी ने यहाँ पर कमाल का नियंत्रण दिखाया और ट्रैप में फंसा दिया उनको बैक रैंक पे। उनके अपने ही राजा की सुरक्षा को भूल गई लेटिंग जे, क्योंकि सेकंड्स थे आपके पास। जब कुछ सेकंड्स बचते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। अब तो काफ़ी टाइम आ गया यहाँ पर बोर्ड पर। H4 बढ़ते हुए कोनेरू हम्पी। ओके, रुक D5। कमाल की ये जीत रहेगी, और ये लगातार दूसरी जीत होगी। कोनेरू हम्पी खिताब की तरफ कदम बढ़ाते हुए अगर ये मैच जीत लेती हैं, जैसा कि अब लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई गलती होगी यहाँ पर। और ये पोजीशन अगर कोनेरू हम्पी जीत लेती हैं तो इसका मतलब है कि खिताब लगभग मुट्ठी में आ जाएगा। आखिरी मैच ड्रॉ करना रहेगा। हालांकि लेई के साथ भी वही पोजीशन बनी थी, लेकिन याद रखिए हम्पी वापसी करके ऊपर आई हैं और उसका दबाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि हम पिछड़ गए बढ़त बनाने के बाद। वो दबाव आपको बहुत परेशान करता है मेंटली, खास तरह के इस तरह के मुकाबलों में। यहाँ पर क्वीन D4 चेक, किसी भी क्षण जो है राजा को ऊपर मेरे ख्याल से ला सकती हैं कोनेरू हम्पी। यहाँ पर क्वींस पीछे, H6 के पॉन पर अटैक, किंग G7। सिर्फ मेरे ख्याल से टाइम गेन कर रही हैं थोड़ा सा, ताकि अब किंग को ऊपर ले आई हैं ताकि समय मिल जाए थोड़ा सा घड़ी पर। 18 सेकेंड उनके पास हो चुके हैं अब। रुक G5, क्वीन ऊपर जाता हुआ, रुक पर अटैक भी है तो रुक को नई जगह ढूंढनी होगी। रुक वापस जाते हुए, और मेरे ख्याल से अब हो सकता है G5 या H5 करके पोजीशन में राजा के ऊपर आने के लिए जगह बनाए कोनेरू हम्पी। ओके, किंग E5 खेला है उन्होंने, किंग G7। हम्पी ने खेल दिया है क्वीन D7। B5 के स्क्वायर को पकड़ा हुआ है ताकि राजा को चेक ना आ पाए और वो F6 भी ना आ पाए। रुक पीछे की तरफ गया है यहाँ पर, और हम्पी ने खेल दिया किंग F4 वापस। देखते हैं कि ऊपर कैसे जाएंगी। ये फोर्ट्रेस थोड़ा सा होता है, उसको तोड़ना पड़ता है आपको। मेरे ख्याल से कभी ना कभी G5 आ गया बोर्ड पर। यस, या मारें या ना मारें आप, वो पॉन जो है वो G5 पे आ गया है। अब इसका मतलब वो किंग को ले आई हैं। ओके ठीक है, B5 का स्क्वायर कंट्रोल है, और इंटरेस्टिंग पोजीशन है यहाँ पर। रुक F8, ओ अब तो क्वीन E7 आ जाएगा। यस, क्वीन E7 आते हुए उसके बाद क्वीन F6 और क्वीन किंग जो है वो H6 जाके चेकमेट लग जाएगी। यहाँ पर रुक पीछे, क्वीन F6 चेक, किंग पीछे G8, रुक ऊपर, और इसके साथ ही रिज़ाइन कर दिया लेटिंग जे ने। हम्पी का एक्सप्रेशन आपने देखा, उन्होंने क्या किया। ओ माय गॉड, क्या कमबैक हुआ, क्या कमबैक हुआ। मैच जीत रही थी, फिर ब्लंडर हुआ, फिर इक्वल हो गई, और फिर सडनली जो है रुक और क्वीन एंड गेम में उन्होंने बाजी जो है पूरी तरह से अपने हक में कर ली। जब लेटिंग जे पूरी तरह से भूल गई उनका बैक रैंक का स्ट्रक्चर। कमाल की वापसी कोनेरू हम्पी की, कमाल का ये खेल, और बढ़त बना ली है कोनेरू हम्पी ने इस जीत के साथ। क्या इस बढ़त को वो जीत में बदल देंगे?